सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो आज है मंडे, एक नया वीक। और हम कल संडे की और आज मंडे की 2 दिन की बैंकिंग अवेयरनेस कवर करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, 2-4 मिनट बड़ी हो सकती है वीडियो। हालांकि खबरें ज़्यादा हैं, आज 4-5 5-6 7 खबरें हैं टोटल। ठीक है। और खबर आज इम्पोर्टेंट वाली है। 2-4 खबरें तो ऐसी थी जो मैं देख के मैं खुद ही सोच रहा था कि अगर मैं टीचर होता तो मैं सवाल इससे ज़रूर ज़रूर बनाता। राइट। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं डेली बैंकिंग अवेयरनेस की 13th एंड 14th जून की ये वीडियो। ठीक है। जिसमें बहुत अच्छी अच्छी खबरें अवेलेबल हैं आपके लिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट स्लाइड। आप देख लीजिए यहाँ जो आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं, जैसे एसबीआई कवच स्कीम है उसके रिगार्डिंग खबर है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के रिगार्डिंग खबरें हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रिगार्डिंग खबर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिगार्डिंग एक खबर है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, सेबी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। तो लेट्स स्टार्ट। एसबीआई's कवच पर्सनल लोन स्कीम लॉन्च्ड फॉर कोविड पेशेंट्स। तो एसबीआई ने एक अपना नया लोन लॉन्च किया जिसका नाम है एसबीआई's कवच। ये एक पर्सनल लोन है स्कीम जो किसके लिए लॉन्च की गई है? कोविड 19 पेशेंट्स के लिए। ठीक है। कोविड 19 पेशेंट्स के लिए या उनके फैमिली मेंबर्स के लिए। तो ये एक पुरानी स्कीम ही है जो आपको मैंने 2-3 वीडियोस में पढ़ाई हुई है ऑलरेडी। बस वो एसबीआई ने अपने नाम से इशू की है, इसलिए वो एसबीआई's कवच हो गई बेसिकली। अभी मैं आपको बताऊंगा तो बस समझ में आ जाएगा और आप आसानी से समझ जाएंगे इस खबर को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ यूनिक लोन ऑफरिंग कॉल्ड कवच पर्सनल लोन। बस नाम याद रखना, एसबीआई ने जो लोन कोविड 19 के लिए इशू की ये वही सेम लोन है जो हमने पहले पढ़ा था। 25,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन देना है, जो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने हर बैंक को बेसिकली बोला था कि आपको ऐसा लोन देना पड़ेगा। ये कोलैटरल फ्री लोन होगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो एसबीआई ने जो ये लोन शुरू किया उस अपने लोन का नाम रखा है एसबीआई कवच पर्सनल लोन स्कीम। ठीक है। तो इसके तहत क्या होगा? फॉर कोविड पेशेंट्स के लिए द स्पेशल लोन कवर्स एक्सपेंसेस ऑफ कोविड ट्रीटमेंट ऑफ द कस्टमर्स एंड हिज और हर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि ये कोविड से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे, अगर आपको कोविड होता है या आपकी फैमिली में किसी को होता है, आप ये लोन ले सकते हो और उसके इलाज में, उसकी रिकवरी में इन पैसे को खर्च कर सकते हो। अंडर दिस स्कीम कस्टमर्स कैन अवेल लोन फ्रॉम 25,000 से 5 लाख तक का, ये आपको ऑलरेडी बताया हुआ था मैंने, एट एन इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.5%। ये इंपॉर्टेंट है, ये पहले नहीं बताया था। एसबीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर दिया, वो सिर्फ 8.5% इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज करेगी फॉर 60 मंथ्स, 60 महीने के लिए, विच इज इंक्लूसिव ऑफ 3 मंथ्स मॉनिटोरियम पीरियड। और इसमें 3 महीने का मॉनिटोरियम पीरियड इंक्लूडेड है ऑलरेडी, मतलब ये 57 मंथ्स का टोटल है और 3 महीने इसमें आपको मॉनिटोरियम पीरियड मिलेगा। दिस यूनिक प्रोडक्ट इज बीइंग ऑफर्ड अंडर द कोलैटरल फ्री पर्सनल लोन कैटेगरी। मैंने वही बताया था आपको, ये कोलैटरल फ्री पर्सनल लोन कैटेगरी है एंड कम्स एट अ चीपेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर दिस सेगमेंट। और इस सेगमेंट में ये सबसे सस्ता लोन स्कीम है। ठीक है। लोन हैज नो प्रोसेसिंग फी, इस लोन में कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं होगी एंड इट हैज टू बी पेड रीपेड इन 57 ईएमआईज। मैंने आपको वही बोला, 3 महीने का आपको मॉनिटोरियम पीरियड मिलेगा और बचे हुए 57 ईएमआईज। टोटल 5 साल में कितने मंथ होते हैं? 60 मंथ होते हैं। 12 5 60। अब 60 मंथ में आपको 3 महीने का मॉनिटोरियम मिल गया तो बच रहे हैं 57 मंथ्स, और वही 57 ईएमआईज आपको चार्ज करने पड़ेंगे, मतलब देने पड़ेंगे 57 ईएमआईज। किसके लिए? जवाब, अगर आप एसबीआई की कवच पर्सनल लोन स्कीम अवेल करते हो तो। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। या आप क्या बोलते हो, मैं आपको एसबीआई की बेसिक डिटेल्स बता दूं? मुझे बताने में कोई परेशानी नहीं है, आप बताओ। ठीक है। तो बेसिक बेसिक चीजें जो है मैं आपको बता देता हूँ एसबीआई की। क्या है एसबीआई की बेसिक खबरें? बेसिक चीजें मतलब जो आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, बट फिर भी आई थॉट कि मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपकी। तो दिस इज बेसिकली एसबीआई कब स्टेब्लिश हुई थी बताइए? एसबीआई स्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर है एसबीआई का मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा और टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। चेयरमैन याद रखना, दिनेश कुमार खरा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई एक्सटेंड्स रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू एचएफसीज। ठीक है, देखो हुआ क्या है, बेसिकली जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी ना, उसका ऑडिट के लिए, उसके ऑडिट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या बोला है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे एक्सटेंडेड द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, आरबीआईए। इसका ये आ सकता है आपके एग्जाम में कि आरबीआई का फुल फॉर्म बताइए, आरबीआई दे दिया जाएगा, पूछेगा बताइए बी का मतलब क्या है। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम है।
to select housing finance companies to enhance the quality and effectiveness of their internal audit system. Basically उनका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का जो ऑडिट सिस्टम है उससे आरबीआई संतुष्ट नहीं है और वो इसको और इम्प्रूव करना चाहती है ताकि सारी चीजें जो है बहुत पारदर्शी रूप से चेक की जा सके और पता की जा सके। तो इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई साहब अब जो है हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की जो क्या है बेसिकली इंटरनल ऑडिट है उसको हम आरबीआईए के मेथड से करेंगे, दैट इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के मेथड से करेंगे। ठीक है, फॉर सेलेक्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, हर एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए नहीं होगा, कुछ सेलेक्टेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ही अप्लाई होगा। टू इनहेंस द क्वालिटी, ताकि उनकी क्वालिटी इंप्रूव की जाए, एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम। The RBI had issued a circular mandating the RBIA framework for select non-banking financial companies. The RBI had issued a circular. RBI ने circular issue किया, उसमें ये बोला है the RBI circular mandating the RBIA framework, mandate किया RBI framework को for select non-banking financial companies, ताकि कुछ selected जो non-banking financial companies है and urban cooperative banks है by मार्च 31 2021। समझिए समझिए बहुत सिंपल सी चीज है। RBI ने इशू किया एक सर्कुलर इन्हीं को लेके आरबीआई को, आरबीआई ने सर्कुलर इशू किया जिसमें उसने मैंडेट कर दिया है, किसको मैंडेट कर दिया है, आरबीआई फ्रेमवर्क को, जो हमारी रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट फ्रेमवर्क है, वो कुछ सेलेक्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, कुछ सेलेक्टेड जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है उनमें ये अप्लाई होगा ही होगा। एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बाय मार्च 31 2022 तक ये अप्लाई करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। द प्रोविजंस विल अप्लाई टू ऑल डिपॉजिट टेकिंग एचएफसीज। एचएफसीज में कौन कौन से एचएफसीज पे ये होगा? वो सारी एचएफसीज जो पैसे डिपॉजिट लेती हैं, राइट, उन सब पे तो 100% ये होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एज वेल एज नॉन डिपॉजिट। देखो, जो भी एचएफसीज है जो डिपॉजिट लेती है उसके ऊपर तो ये आरबीआईए दैट इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट तो अप्लाई होगा ही होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज, चाहे वो कितनी बड़ी एचएफसी क्यों ना हो। और वहीं दूसरी तरफ वैसी एचएफसीज जो नॉन डिपॉजिट एचएफसीज हैं, जो पैसे जमा नहीं लेती हैं पर उसका टर्नओवर 5,000 करोड़ से ज्यादा का है, उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। 5,000 करोड़ से ज्यादा का अगर उनका एसेट साइज है तो उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। सच एचएफसीज हैव बीन आस्क्ड टू पुट इन प्लेस एन आरबीआईए फ्रेमवर्क बाय जून 30 2022। ऐसे एचएफसीज को बोला गया है कि आप अपना फ्रेमवर्क जो है वो हमें बना के दीजिए आरबीआई के लिए बाय जून 30 2022 तक। ठीक है, और हम इसको पुट करेंगे प्लेस में, मतलब हम इसको पुट करेंगे, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। सच एफएससी हैज बीन आस्क्ड टू पुट इन प्लेस एन आरबीआई फ्रेमवर्क बाय जून 30 2022। आपको जून 30 2022 तक आपको इसको अपने यहाँ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। An effective RBIA is an audit methodology that links an organization's overall risk management framework। एक जो इफेक्टिव आरबीआई है इज एन ऑडिट मेथोडोलॉजी, एक ऑडिट मेथड है दैट लिंक्स एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क एंड प्रो को लिंक करता है और प्रोवाइड करता है एन एश्योरेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑन द क्वालिटी इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये एश्योर करता है उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि क्वालिटी जो है उसकी इफेक्टिवनेस में कोई कमी नहीं आएगी, उसकी इफेक्टिवनेस पूरी क्वालिटी मेंटेन की जाएगी। इंटरनल कंट्रोल्स बहुत तरीके से हो जाते हैं और रिस्क मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस रिलेटेड सिस्टम एंड प्रोसेस, इन सब चीजों का भी ध्यान प्रॉपर तरीके से रखा जा सकता है अगर हम आरबीआईए सिस्टम दैट इज रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम को इंप्लीमेंट करें तो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, लैपटॉप डिस्चार्ज होने लग रहा है, मैं चार्जिंग पे लगा दूं बस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता ही होगी भाई साहब, 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं, एक गवर्नर होते हैं, राइट। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, पहले कोलकाता हुआ करता था। ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। चलिए मूव करते हैं थर्ड स्लाइड पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र टॉप्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ लोन डिपॉजिट ग्रोथ। याद रखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2020-21 में बहुत तगड़ा परफॉर्म किया है। तो ये एक रिपोर्ट आई है, उसमें बोला गया है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है किसमें? बैंक में डिपॉजिट्स लेने में और साथ ही साथ बैंक से लोन देने में। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूं इसके लिए। ये खबर आपको एक बार मैंने जो बताया उससे याद रह जाएगी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो 2020-21 की बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग मनी, मतलब लोन देने के मामले में, और डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के मामले में सबसे ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्टेंस में जो इंक्रीज आया है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के आया है। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर among public sector lenders in terms of loan and deposit growth
ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। वही मैंने बोला, दो चीज में ये सबसे आगे रही है। पहली चीज लोन देने में, और दूसरी चीज डिपॉजिट जो होती है ना, डिपॉजिट उनके पास थी, उसमें बहुत ज्यादा परसेंटेज का ग्रोथ आया, सबसे ज्यादा परसेंटेज का ग्रोथ आया, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर द मॉनेटरी टर्म्स कि कितना ज्यादा पैसा बढ़ा है, पैसे की बात नहीं है, परसेंटेज ग्रोथ बोल रहा हूं मैं, राइट। मान लो अगर किसी बैंक में पहले 100 रुपए जमा होते थे और उसके यहाँ अगले साल 160 रुपए जमा हो गए, तो उसमें 60% का इंक्रीमेंट आया है। पर अगर कोई बैंक है जिसमें हजार जमा होते थे और वहां पे 100 रुपए का वो आ गया, 200 रुपए का आ गया, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ 60 रुपए बढ़े, पर वहां पे 200 रुपए बढ़े, पर वहां पे सिर्फ 20% का इंक्रीमेंट आया, पर यहाँ पे 60% का। मैं परसेंटेज वाइज बात कर रहा हूँ, मॉनेटरी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है वो, ठीक है। द लेंडर रिकॉर्डेड 13.45% इंक्रीज इन ग्रॉस एडवांसेस। देखो, जो ग्रॉस एडवांसेस था, जिसको हम लोन बोलते हैं, उसमें 13.45% की ग्रोथ आई है, किसमें? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इन ग्रॉस एडवांसेस एट 1.07 लाख करोड़ इन 2020-21 एज पर पब्लिश डेटा। और इसका मतलब ये कि इन्होंने मॉनेटरी टर्म्स में जो है, देखो 13.5% जो है, 13.45% उसके परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है, किसके? लेंड करने में, मतलब लोन जो देते हैं उसमें 13.45% का ग्रोथ हुआ है। वहीं इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी अगर हम बात करें तो उसने पूरी लोन जो है वो लगभग 1.07 लाख करोड़ की 2020-21 में दी है। इट वॉज फॉलोड बाय पंजाब एंड सिंध बैंक विच पोस्टेड 8.39% ग्रोथ, ठीक है। उसने पंजाब एंड सिंध बैंक ने बोला है कि उनके यहाँ 8.39% की ग्रोथ आई है एडवांसेस में, और जो कि इन टर्म्स हो जाती है 67,811 करोड़, 67,811 करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं 2020-21 में पंजाब एंड सिंध बैंक ने। When it came to deposit mobilization, Bank of Maharashtra with nearly 16% growth. Okay, देखो डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो एक साल में कितना आपके यहाँ डिपॉजिट हुआ है, उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 16% का ग्रोथ आया है, ठीक है। वो भी एसबीआई को क्रॉस कर गया है, उसने एसबीआई से ज्यादा ग्रोथ आया है इसमें। एसबीआई में ग्रोथ जो है वो 13.56% की रही है लास्ट ईयर 20-21 में, जबकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 16% की रही है। However, in absolute terms, वही मैंने आपको बताया था, अगर हम absolute terms में बात करें तो डिपॉजिट बेस was 21 times higher at rupees 36.85 लाख करोड़ एज अगेंस्ट 7.74 लाख करोड़, ठीक है। वही जो डिपॉजिट जो हुआ है, मैंने क्या बोला, परसेंटेज वाइज इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो परसेंटेज में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, पर अगर हम डिपॉजिट वाइज बात करें तो एसबीआई में जो है वो 36.81 लाख करोड़ डिपॉजिट हुआ है। वहीं अगर हम बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, उसमें सिर्फ 1.74 लाख करोड़ डिपॉजिट हुआ है। बट परसेंटेज वाइज बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई से कहीं आगे है, 3% आगे है लगभग। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फॉर बैंक ऑफ महाराष्ट्र सॉ 24.47% राइज। कासा अकाउंट जो है उसमें भी 24.47% का इंक्रीज आया है, किसमें? बैंक ऑफ महाराष्ट्र में। द हाईएस्ट अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स लेंडर्स ड्यूरिंग द ईयर। और ये जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स मार्केट में, उसमें सबसे ज्यादा है ये कासा, ठीक है। 24.47% राइज आई है, हाईएस्ट अमंग द पब्लिक सेक्टर लेंडर्स, ठीक है, करंट। एज अ रिजल्ट कासा वाज 54% ऑफ इसके इसका इसका फर्क क्या हुआ? इसका फर्क ये हुआ, कासा जो है वो लगभग 54% हो गया ऑफ कितना? इतने करोड़ का, 93,945 करोड़ का। इफ द टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक, कासा जो हो गया वो लगभग 54% हो गया टोटल लाइबिलिटी ऑफ द बैंक का, विच इज अ गुड साइन। टोटल बिजनेस ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंक्रीज 15% के लगभग 1.98% टू 2.81 लाख करोड़ बढ़ के हो गया है। जो टोटल बिजनेस है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का वो बढ़ के 2.81 लाख करोड़ हो गया है। फॉर द फुल ईयर 2020-21 बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जम्प्ड नियरली 42%। बाप रे बाप, एक साल के लिए अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो प्रॉफिट है वो 42% बढ़ गया है, ठीक है। प्रॉफिट जम्प्ड नियरली 42%, जो कि हो गया, बढ़ के हो गया 550.25 करोड़। इन द प्रीवियस ईयर द प्रॉफिट वाज 338.58, लास्ट ईयर ये 338.58 करोड़ था, जो इस साल बढ़ के 550.25 करोड़ हो गया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर आपको पता है कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर। और इसकी टैगलाइन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, वन फैमिली वन बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेबी प्रोहिबिटेड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एएमसी एंड विवेक कुडवा फ्रॉम मार्केट्स, ठीक है। सेबी ने प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब रोक लगा दी है फ्रैंकलिन टेम्पलेटन जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसको, उसके ऊपर और उसके मालिक विवेक कुडवा के ऊपर फॉर मार्केट्स, फ्रॉम मार्केट, ताकि वो मार्केट में नहीं आ सकते, मार्केट में डील नहीं कर सकते। द मार्केट रेगुलेटर सेबी प्रोहिबिटेड फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन एसेट मैनेजमेंट कंपनी को
फ्रॉम प्रोहिबिट कर दिया है फ्रॉम लॉन्चिंग सर्टेन डेट स्कीम। वो कुछ डेट स्कीम मार्केट में लॉन्च करने वाली थी, इससे उनको प्रोहिबिट कर दिया है स्कीम फॉर 2 years, 2 साल के लिए। एंड फाइंड ₹5 करोड़ फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स, और उनके ऊपर 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है फॉर वायलेटिंग रेगुलेटरी नॉर्म्स को, वो वायलेट कर रहे थे इसलिए। सेबी ऑल्सो आस्क देम टू पे 517 करोड़ टू वाइंड अप 6 डेट स्कीम्स, और सेबी ने उनको बोला है कि आप 517 करोड़ रुपए हमें दीजिए ताकि हम आपके फैलाए हुए 6 डेट स्कीम्स जो है उनको खत्म कर पाए। विवेक कुडवा, फॉर्मर हेड ऑफ द एशिया पैसिफिक फॉर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन, एंड हिज वाइफ रूपा वर आल्सो बैंड फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 1 year एंड वर इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ 7 करोड़। और उन विवेक कुडवा जो कि उसके फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के क्या थे, हेड थे, और उनकी वाइफ जो रूपा है, उन दोनों को 1 साल के लिए सेबी के सिक्योरिटीज मार्केट से 1 साल के लिए बैन कर दिया गया और 7 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। HDFC HDFC म्यूचुअल फंड लॉन्चेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज NFO। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसने लॉन्च किया है न्यू फंड ऑफर ऑफ HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड which aims to invest in the banking and financial services sector across the segments and market capitalization। ठीक है, बेसिकली समझो खबर क्या है। खबर ये है कि HDFC जो है, HDFC म्यूचुअल फंड, उसने लॉन्च किया है, लॉन्चेस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज NFO, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू फंड ऑफर शुरू किया है। किसने? HDFC म्यूचुअल फंड ने। HDFC म्यूचुअल फंड ने शुरू किया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू फंड ऑफर। इसमें क्या होगा समझो। द न्यू फंड ऑफर विच ओपनड ऑन जून 11 2021 विल क्लोज ऑन जून 25 2021। जून 11 2021 को ये शुरू किया गया है और जून 25 2021 को बंद हो जाएगा। इसमें क्या होगा? द फंड will invest in companies that are leaders and are gaining market shares due to superior execution। ठीक है, इसमें ये होगा कि वो जो जो HDFC म्यूचुअल फंड है वो सिर्फ उन कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करेगी जो डेट आर लीडर्स इन द डेट आर लीडर्स, जो कि लीडर्स हैं मार्केट में, या गेनिंग मार्केट, या मार्केट गेन कर रहे हैं शेयर्स ड्यू टू सुपीरियर एग्जीक्यूशन, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा है इसलिए। स्केल एंड बेटर अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, एग्जीक्यूशन बहुत तगड़ा है, उनका स्केल बहुत बड़ा है और बेटर अडॉप्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को। ठीक है। द फंड विल फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज इन न्यू लिस्टिंग्स, और फंड जो है वो फोकस करेगा जो नई लिस्टिंग्स मार्केट में है उसके ऊपर, और उसकी चीजों को देखते हुए उसमें पैसे इन्वेस्ट होंगे, इंक्लूडिंग प्री IPO पार्टिसिपेशन इन लेंडिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट बिजनेस एंड फिनटेक्स। ठीक है। The main objective of this fund is to provide long-term capital appreciation। इस फंड का जो मेन मकसद है वो है कि वो अपने कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन दे पाए बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनीज इंगेज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसे दे सकती है वो? बाय इन्वेस्टिंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वैसी कंपनी के ऊपर, बाय इन्वेस्टिंग प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में वो इन्वेस्ट करेगी ऑफ कंपनीज, उन कंपनीज के जो इंगेज हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में। ठीक है, तो समझ में आ गई खबर आपको। HDFC माइक्रो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज न्यू फंड ऑफर। इसके तहत क्या होगा? वो बैंकिंग और फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसी में पैसे इन्वेस्ट करेगी, और वो उसमें इन्वेस्ट करेगी जो ऑलरेडी मार्केट में अच्छी पोजीशन में है, या फिर अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, गेन कर रहे हैं by due to its superior execution of their ideas। स्केल उनका बहुत बड़ा है और बेटर अडॉप्शन टेक्नोलॉजी का, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करेगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Bombay Stock Exchange sets up entity to administer supervise activities of registered investment advisors। ठीक है, देखो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या किया है, एक एंटिटी बनाई है, एंटिटी जो एडमिनिस्टर करेगा, सुपरवाइज करेगा एक्टिविटीज को, किसकी? ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होते कौन है पहले वो समझ लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ बता दूं डिटेल में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने क्या बोला है? इट हैज सेट अप अ होली ओन्ड सब्सिडरी। उसने एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई है, कंपनी बनाई है, जिसका नाम है BASL। फॉर BSL है जिसका नाम BSL। उसका काम क्या है? फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एक्टिविटीज, ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन और सुपरविजन एक्टिविटीज को कैरी आउट कर सके ऑफ ऑल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ऑफ किसके? ऑफ ऑल सेबी रजिस्टर्ड, सेबी में रजिस्टर्ड जितने भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनकी। ठीक है, फिर से समझो क्या है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने क्या बोला है, वो एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी बना रही है जिसका नाम है BASL। वो क्या करेगी? फॉर कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एक्टिविटीज। वो क्या करेगी? वो कैरी करेगी एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन एक्टिविटीज, किसके लिए? ऑफ ऑल सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, जितने भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं उनकी।
The company the company Bombay Stock Exchange Administration and Supervision Limited BSL BSL का फुल फॉर्म देख लीजिए Bombay Stock Exchange Administration and Supervision Limited has received recognition from SEBI उसको SEBI से recognition मिल गया है to administer and supervise investment advisors ताकि वो administer कर सकें और supervise कर सकें investment advisors को IAs is investment advisors रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटर जो रजिस्टर्ड है रेगुलेटर मतलब सेबी के साथ जो रजिस्टर्ड है एंड कमेंस इट्स ऑपरेशन फ्रॉम जून 1 और जिन्होंने अपना काम जून 1 से शुरू कर दिया है ऑल एग्जिस्टिंग सेबी रजिस्टर्ड आईएएस that is IAS का मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एंड न्यू एप्लीकेंट्स डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स विल बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद बीएसएल एज अ मेंबर ठीक है इसमें साफ साफ बोल दिया गया जितने भी रजिस्टर्ड आईएएस हैं और जो बनना चाहते हैं आईएएस जो आना चाहते हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी उन सबको BASL के साथ खुद को रजिस्टर करवाना पड़ेगा The administration and supervision of BSL members will be accordance with capital market regulator SEBI rules ठीक है वही बोला गया जो BASL का जो रूल्स होगा जो नॉर्म्स होगा वो जो SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा सेबी के नियमों के अकॉर्डिंग चलेगा सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चलेगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आशीष कुमार चौहान said we thank SEBI for responding its faith in Bombay Stock Exchange to administer and supervise investment advisors इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी हैज बिकम अ की सेगमेंट फॉर कैपिटल मार्केट इन्वेस्टर्स ठीक है उन्होंने वही थैंक वैंक बोला है कि हाँ भैया आपने अच्छा किया तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे ओके तो आज के लिए इतनी थी खबरें आई होप आपको खबर पसंद आई हुई कुछ कुछ खबरें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी भाई ध्यान दीजिएगा मैं आपको फिर बता रहा हूँ देखो कल 1-2 मिनट की वीडियो का टाइमिंग बढ़ गया है कुछ कुछ खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होगी बहुत शांति से जो एक बार में समझ नहीं आए उसको स्लाइड करके पीछे करके वापस समझिएगा ताकि आपको समझ में आए और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूंगा सारी चीजें ठीक है तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मैंने आपको 210 का टारगेट दिया था आज के लिए पर वो पूरा नहीं हो पाया है आई होप आज आप थोड़ी सी दिखाएंगे मैच्योरिटी और थोड़ा सा मेरी भी मदद करेंगे ताकि मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाऊँ तो चलो आज के लिए फिलहाल इतना ही मिलते हैं कल आपके साथ कल आपसे एक नई वीडियो के साथ एक नए जोश नई वीडियो के साथ और एक नई उम्मीद के साथ कि इस बार के सारे एग्जाम्स तो हम क्रैक करके रहेंगे चलो बाय बाय टेक केयर